नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 8 कृषि क्षेत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषि क्षेत्र क्या है और कृषि क्षेत्र से हमें क्या लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें समझें तो हमारा जो जीवन है वह कृषि क्षेत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बालक के जन्म से लेकर जब वह वृद्ध होकर मर जाता है तब तक उसके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ वस्तुओं का उपयोग होता है लगभग 99.9% वह जमीन से जुड़ी हुई चीज वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। इस तरह से कृषि क्षेत्र क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के पास है, क्योंकि आपके घर पे जमीन है, खेत है, मकान है और जो फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं या घर, मकान, खेत, कारखाना, कंपनी जो कुछ भी है वह जमीन पर बना हुआ है। ठीक है, और जमीन जो होती है उसी में ही खेती होती है। इसलिए उन खेतों में किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, हम उसकी चर्चा आज करने जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र विश्व के तमाम अर्थतंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा मतलब कृषि क्षेत्र के द्वारा अनाज, सब्जी, फल, फूल इतना ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है। कच्चा माल, कच्चे माल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ विद्यार्थियों को उदाहरण याद भी हो गया होगा, जैसे कि अगर कपास की मैं बात करूं तो कपास विद्यार्थी मित्रों कहाँ मिलता है हमें? खेतों में। अगर मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ना हमें कहाँ मिलता है? खेतों में। अगर मैं आलू की बात करूं तो ये आलू हमें कहाँ मिलता है? खेतों में। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों विश्व के अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता अलग अलग देखने को मिलती है। कैसे? अब ये भी आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि विश्व के अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता जो है वह अलग अलग है, क्योंकि एक वर्गखंड के अंदर बैठे हुए तमाम विद्यार्थियों की वेशभूषा, लंबाई, मोटाई इत्यादि, कलर एक जैसा तो नहीं होता है। ठीक, एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जमीन पाई जाती है। आप पिछली कक्षाओं में जमीन के प्रकार पढ़कर आए हैं तो आपको उससे अच्छी तरह से उदाहरण याद आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जमीन पाई जाती है तो उन जमीनों की उत्पादन शक्ति, उत्पादन क्षमता अलग अलग है। और जब हम तो एक देश की बात कर रहे हैं और यहाँ पे तो हमारी किताब में तो विश्व की बात कही जा रही है, तो इस तरह से देश विदेश या राज्यों में अलग अलग प्रकार की जमीनों के आधार पर अलग अलग उत्पादन क्षमता देखने को मिलता है। यह अलग अलग प्रमाण में उत्पादन, रोजगार, आय सर्जन करने में भी सक्षम है। अब जिन राज्यों में उत्पादन की क्षमता अधिक होगी उन राज्यों में लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उस फसल को उगाने के लिए, काटने के लिए, उसे थ्रेशरिंग करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब मजदूर की जरूरत पड़ेगी। अब हम जब अधिक से अधिक मजदूर की संख्या को बढ़ाते हैं
तो मजदूर तो है तो व्यक्ति, और उसको रोजगार चाहिए था, तो वहां पर रोजगार मिलेगा, और जिन व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा उनका आय का सर्जन देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये प्रस्तावना अपना पूरा हुआ। अब हम बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रश्न को आपको कंपलसरी याद करना है। बोर्ड की एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। अर्थतंत्र की करोड़रज्जु। अर्थतंत्र की करोड़रज्जु क्या है? कृषि। कैसे? हम उसे आगे देखते हैं कि कैसे भारत कृषि उत्पादन की बात हो रही। कृषि में रोजगार, कृषि का निर्यात आय क्षेत्र पर आधार रखता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कृषि प्रधान देश के रूप में भारत को माना जाता है। भारत जो है वह खेती पर आधारित है। भारत की खेती जो है वह वर्षा पर आधारित है, बरसात पर आधारित है। अगर बरसात हुई नियमित समय से तो फसल का उत्पादन अधिक होगा, अगर बरसात समय से ना हुई तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैंने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है। विधान समझाइए। आगे और भी इसको किस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है मैं आपको बताता रहूंगा। अब भारत में कृषि क्षेत्र के लिए जीवन डोर के समान है, इसलिए इसे करोड़रज्जु का महत्व दिया गया है। भारत की जो कृषि क्षेत्र है विद्यार्थी मित्रों, वह जीवन डोर के समान है। किसके समान है? जीवन डोर। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? करोड़रज्जु कहा जाता है। मानव का जो शरीर है वह शरीर अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है। आप अपने शरीर के पैर की तरफ देखिए तो छोटी छोटी अंगुलियां हैं। उन अंगुलियों को उन एड़ी की हड्डियों के साथ, पंजे के हड्डियों के साथ जोड़ा गया है। उस एड़ी को पैर के घुटनों के हड्डियों के साथ जोड़ा गया है। घुटने की जो हड्डियां हैं उसे कमर के जंघे के हड्डियों के साथ जोड़ा गया है, और कमर का जो भाग है उसे एक रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़कर फिर गर्दन के मड़के, दो जो शोल्डर है हमारे उसके साथ जोड़कर और सर तक, गर्दन तक उसे ले जाएगा। तो उसी तरीके से जब हमारे शरीर के बीच में विद्यार्थी मित्रों बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे अंग हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर अगर टिका हुआ है तो किस पर? हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हमारे करोड़रज्जु पर, ठीक है। तो अगर रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो जाए और अथवा ना हो तो क्या हम जिस तरह से खड़े रहते हैं, जिस तरह से चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए उसी प्रकार से भारत कृषि क्षेत्र देश के लिए जीवन डोर के समान है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? करोड़रज्जु कहा जाता है। अब पूछे जाने के लिए आपके पास यहां पर 3 प्रश्न हो गए कि किस तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है। पहला, भारत कृषि प्रधान देश है, विधान समझाइए। भारत की खेती जीवन डोर के समान है, समझाइए। भारत की कृषि करोड़रज्जु के समान है, विधान समझाइए। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 68.8%, 68.8% लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब जब 100% में से 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? गांव में, कृषि क्षेत्र में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? अगर ये लोग गांव में रहते हैं तो इनको रोजगार गांव में मिलेगा, अगर ये लोग शहर में रहते हैं तो इनको रोजगार शहर में मिलेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यदि कृषि उत्पादन निष्फल जाए तो देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। इससे प्रभावित होगा मतलब कि अगर उत्पादन नहीं हुआ
तो रोजगार नहीं मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो हमारे देश के जो भाई हैं, जो मित्र हैं, जो लोग हैं, उन्हें रोजगार अधिक पाने के लिए हमारी कृषि क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि देश की कुल जनसंख्या के विशाल जन समुदाय की आय पर विपरीत असर हो तो वे जिस औद्योगिक चीज वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वे जिन चीज वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उन्हें उन औद्योगिक वस्तुओं की मांग क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी? हमने अभी देखा कि अगर कृषि उत्पादन निष्फल जाए, अगर कृषि उत्पादन निष्फल जाए, देखिए, तो कृषि उत्पादन नहीं हुआ। कृषि उत्पादन ना होने के कारण उस कच्चे माल के द्वारा चीज वस्तु तैयार नहीं हो पाती है, और जब चीज वस्तु तैयार नहीं होगी तब बाजार में वह वस्तु की पूर्ति कैसे होगी, और जब बाजार में उस वस्तु की पूर्ति नहीं हो सकती है तो व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु की मांग को पूरा कैसे किया जा सकता है, जो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जिस औद्योगिक चीज वस्तुओं का उपभोग करते थे कौन? लोग, उन्हें औद्योगिक वस्तुओं की मांग क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ती है। और इन दोनों क्षेत्रों पर मतलब कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। इन दोनों क्षेत्रों पर विपरीत असर पैदा हो तो देश का तीसरा क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और क्या होता है? सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कपास का उदाहरण लिया। अब जो कपास है वह हमें कहाँ से मिलता है? कृषि क्षेत्र से। अब कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागा कहाँ बनेगा? उद्योग क्षेत्र। और धागे से ही कपड़ा बनेगा। क्या बनेगा? कपड़ा। कपड़ा कहाँ बनेगा? उद्योग क्षेत्र में। अब इस कपड़े को जब हम बाजार में बेचेंगे तब ये बाजार जो है ये सेवा क्षेत्र कहलाएगा। अब इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यदि भारत में कृषि क्षेत्र निष्फल जाए तो अर्थतंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। भारत का जो अर्थतंत्र है वो क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। कैसे? कि इसलिए कि जब कृषि क्षेत्र से कपास का उत्पादन नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। अब कपड़ा नहीं बनेगा तो औद्योगिक क्षेत्र नहीं चलने वाला। औद्योगिक क्षेत्र नहीं चलेगा तो देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आय नहीं मिलेगी, खर्च नहीं होगा, अर्थतंत्र क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। और जब कपड़ा बनेगा ही तो बाजार में क्या बिकेगा? कपास। लोग कपास पहनेंगे? नहीं। इसलिए सेवा क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? ठप हो जाता है। इसी के साथ साथ जो देश है उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र को सफल हो, प्रगति पथ पर उत्पादन दिखाई दे, और इस कारण से देश में कृषि क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी माना गया। क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसलिए माना गया, करोड़रज्जु इसलिए माना गया क्योंकि अगर कपास का उत्पादन होता है तो ही कपड़ा बनेगा, गन्ने का उत्पादन होता है तो ही चीनी मिलने वाली है, आलू का उत्पादन होता है तो ही चिप्स मिलने वाला है, नहीं तो बाकी चीजें भूल जाना होगा। भारत में 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। 1956 से औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिकरण के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद आज भी भारत कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, और इन आयोजन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादन, आय, रोजगार, निर्यात, कमाई
इत्यादि पर की निर्भरता में कमी आई है, मतलब इन पर जो लोग निर्भर थे उनमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, फिर भी भारत के अर्थतंत्र की विकास दर आज भी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पर अवलंबित है, उस पर ही निर्भर है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, ये आज का पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। हमने आज यहाँ पे भारत की करोड़रज्जु जीवन डोर के समान भारत कृषि प्रधान देश जैसे विधान की चर्चा की। धन्यवाद।